हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी क्लासेस। अभी तक आपने पॉलिनोमियल या रियल नंबर की क्लास 10th की क्लासेस नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के वो सारी क्लासेस को देख सकते हैं। अब जो हम लोगों का आज का टॉपिक है वो चैप्टर 3, जिसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके अंदर पहले एक वर्ड को समझते हैं, क्या लिखा है ये इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या होता है, जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है और एक ये है, इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो जो चीज फ्रेम बनकर के रेडी होगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमम इक्वेशन होता है, लेकिन कभी कभार आइडेंटिटी भी बनता है। पहले मैं बता दूं एक बार कि मान लो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x प्लस 2 है और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, और इन दोनों को मैंने इक्वेट किया है तो ये क्या बन गई होगी, एक इक्वेशन बन गई होगी। तो सीधी बात है, मैं इसको अगर राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई कि नहीं। सिमिलरली अगर बाई द वे वो वन वेरिएबल की नहीं होगी, टू वेरिएबल की होगी, तो फिर से समझ लेते हैं। एक एक्सप्रेशन मैंने ये लिख दिया और एक एक्सप्रेशन मैंने ये लिख दिया। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट किया तो ये जो बनकर के रेडी हो गई है वो एक इक्वेशन होगी। 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, y ऑलरेडी है 5y आएगा प्लस का 5y इक्वल टू 4 माइनस 2, तो ये बना माइनस एक्स प्लस 6y इक्वल टू 2। तो ये आपकी क्या होगी, एक इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आ गई। तो एक चीज और मैं लिख रहा हूं कि किसी को लगे ऐसे करके x प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। क्या ये होता है। तो क्या सर ये वाली चीज आपकी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो को इक्वल किया तो क्या ये इक्वेशन है। यहाँ पे ये इक्वेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी है। ये क्या है, आइडेंटिटी। फिर दिमाग में एक वर्ड आया कि सर डिफरेंस क्या होता है इक्वेशन और आइडेंटिटी में। तो मैं डिफरेंस बताने की कोशिश करूं तो मैंने लिख दिया ये रही है हम लोगों की इक्वेशन और ये है हम लोगों की आइडेंटिटी। इक्वेशन कहती है कि मैं x का जो भी डेटा निकालूंगा, यहां से x का जो डेटा निकल के आया वो क्या है 3। अगर मैं यहाँ पे 3 रखूंगा तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। x की वैल्यू 3 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो ये डेटा फॉलो नहीं करेगा, इसलिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x इक्वल टू 3। जबकि ये आइडेंटिटी इसलिए है कि यहाँ पे x का जो भी मान हो वो रख दो आप डेटा। लेट x इक्वल टू मैंने 1 रखा तो क्या ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, दिस इज 4। जबकि राइट हैंड साइड चेक करेंगे तो राइट हैंड साइड भी डेटा यही आ जाएगा आपका। अगर मानो आप x की वैल्यू वेरी करते जाओगे उस तरीके से ये डेटा फिर से देखा जाएगा। तो यहाँ पे x की मैनी वैल्यू पुट करोगे तो मैनी सॉल्यूशन से निकल के आते हैं, जबकि यहाँ पे फिक्स्ड होते हैं 1 2 3 10 20। ऐसा नहीं कि बहुत सारे निकाल लो, आप कुछ चीजों में आएंगे वो समझाएंगे डिफरेंट तरीके से। पर दोनों में अब डिफरेंस समझ में आ गया, आइडेंटिटी एंड इक्वेशन में। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि सर इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंट क्या है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि दो लाइनें हैं, मान लो लाइनें कितनी है यहाँ पे 2। दो लाइनें एक दूसरे को कैसे सॉल्यूशन शो करेंगी वो समझते हैं। एक लाइन ये है L1 और एक लाइन है L2। L1 लाइन का इक्वेशन है E1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। E2 लाइन का इक्वेशन है E2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई कि नहीं। अगर ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो लाइनें कैसी हो गई हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी
तो ये एक सॉल्यूशन देकर के जाएगी। ये क्या देकर के जाएगी? वन सॉल्यूशन। और वन सॉल्यूशन आने की कंडीशन क्या है कि सर A1 अपॉन A2 कभी भी इक्वल नहीं होगा V1 अपॉन V2 की। ये बात याद रख लेना कि लाइनें अगर इंटरसेक्टिंग होंगी तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू V1 अपॉन V2 मीन्स दैट ये कितने सॉल्यूशन देकर के जाएगी? वन सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड केस कि एक लाइन ये रही है हम लोगों की L1 और इसी के ऊपर हम लोगों की लाइन ये क्या है? L2। और L1 का इक्वेशन जो मैंने यहां लिख रखा है सेम है, L2 का भी इक्वेशन वही जो यहां लिख रखा है। क्या ये दोनों लाइनें यहाँ पे बहुत सारी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं? एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, तो ऐसी लाइनों को कहते हैं कोइंसिडेंस। क्या ये बात समझ में आ गई? लाइनें कैसी हैं? कोइंसिडेंट लाइन। अगर ये कोइंसिडेंट है तो ये बहुत सारी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं? और अगर बहुत सारी जगह पे लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो इसके सॉल्यूशन होंगे, वो क्या होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और यहाँ पे जो केस बनेगा अगर के वो होगा सर A1 अपॉन A2 इक्वल आ जाएगा B1 अपॉन B2 के। पर ये इक्वल आ जाएगा किसकी? और C1 अपॉन C2 की। ये तीनों चीजें इक्वल आएंगी तो ये लाइनें कैसी दे जाएंगी? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मींस दैट लाइनें कैसी हैं? कोइंसिडेंट लाइन। अब देखो थर्ड केस क्या होता है। एक लाइन ये है आपकी L1 और सेकंड लाइन ये है L2 और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। और इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं इसका मतलब लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल लाइन। अगर ये पैरेलल लाइन है तो सर इस केस में क्या आता है? नो सॉल्यूशन। और अगर ये नो सॉल्यूशन है तो लाइनें पैरेलल है, इसका मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। इतनी चीज तो बताती है लाइन पैरेलल है या नहीं है। क्या यहाँ इक्वल है तो इसका मतलब लाइन पैरेलल नहीं थी, और नहीं थी तो इंटरसेक्ट की। क्या यहाँ पैरेलल है? हाँ, ये पैरेलल का वो केस है जो एक के ऊपर एक हो जाए। पर यहाँ C1 अपॉन C2 इक्वल आ गया था, इसलिए वो वाला पैरेलल लाइन के बारे में ये बात कर रहा है जो इसी के ऊपर है। जबकि यहाँ C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं होगा, मीन्स दैट लाइन L1 के ऊपर ही L2 नहीं आएगी। L1 को छोड़ करके कहीं भी इसके पैरेलल बहुत सारी लाइनें होंगी, वो L2 हो जाएगी। अब दूसरी बात समझते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन निकल रहा है लाइनों का, चाहे वन सॉल्यूशन आए या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आए, ऐसे दोनों सिस्टमों को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम। और जहां पे सॉल्यूशन ना निकले, जहां पे सॉल्यूशन ना निकले, यहाँ पे नो सॉल्यूशन का केस है, तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये होता है इनकंसिस्टेंट। तो क्या दोनों सिस्टम समझ में आए? कंसिस्टेंट कहां पे आता है और इनकंसिस्टेंट कहां पे आता है? ओके। हाँ, तो अब हम लोग इतना समझ चुके हैं कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट के केस में वन सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन आते हैं, जबकि इनकंसिस्टेंट के केस में क्या आता है? नो सॉल्यूशन के केस में इनकंसिस्टेंट आता है। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 2x प्लस ky इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये दोनों इक्वेशन दे रखे हैं और k की वैल्यू क्या होगी? इफ इक्वेशन हैज वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन।
एक कंडीशन लगा दी है कि इक्वेशन में कितना सॉल्यूशन है, 1 है। अगर सॉल्यूशन 1 है तो इसका मीनिंग हो गया a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो a1 क्या है आपका 2 है, a2 कितना है 3, नॉट इक्वल टू b1 कितना है आपका k है और b2 कितना है 2। तो क्या मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4 अपॉन 3। तो यहां से समझ में आ गया मुझे तो किसकी वैल्यू पूछी है, k की। तो k जो होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है पर क्या नहीं होगा 4/3। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं, ऐसे करके ये लिख करके दे देगा 1 सॉल्यूशन है कितनी है। ओके हाँ, तो अब देखते हैं क्वेश्चन और कैसे बनता है। यहाँ पे ऐसे भी बन सकता है कि इफ द इक्वेशन 2x प्लस ky इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 5y इक्वल टू 6 हैज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर ये दोनों लाइन है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन शो कर रही है तो क्या सीधी कंडीशन पता होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, और ये किसके इक्वल नहीं होता है c1 अपॉन c2, क्योंकि इनकंसिस्टेंट के केस में लाइनें कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो चलो a1 कितना है 2, a2 कितना है आपका 3 इक्वल टू b1 कितना है k, और b2 जो होता है वो y का कोफिशिएंट है 5 नॉट इक्वल टू 4/5। तो नॉट इक्वल टू वाले को तो पहले ही हटा दो कि तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए k की। तो इन दोनों से ही मतलब रख लें 5 2 जा 10/3 इक्वल टू k, और k की वैल्यू चाहिए तो क्या k इक्वल टू निकल आया 10/3। ओके क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है, देखो so that 2x plus 3y equal to 7 and 4x plus 6y equal to 14 has infinite many solution। अगर यहाँ पे दिखाने ही पड़ जाए आपको कि बहुत सारे सॉल्यूशन है तो ये किस केस को फॉलो करनी चाहिए, जो मैंने सेकंड वाला बताया था a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसी को हमें फॉलो कराना है। लेकिन फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे, कैसे करेंगे इसको, पहले a1 अपॉन a2 लिख लो, 2/4 लिख लिया कि नहीं, एक्चुअल में ये सॉल्व होकर कितना बनेगा 1/2। अब b1 अपॉन b2 लिख लो 3/6, इसको भी सॉल्व कर लो, क्या ये इक्वल आई, अगर ये इक्वल आई तो हम लोग c1 अपॉन c2 को सॉल्व करेंगे, अदरवाइज c1 अपॉन c2 को सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ सर ये दोनों तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आया है, तो अब हम लोग c1 अपॉन c2 पे जाते हैं, तो क्या आया ये 7/40, ये भी आपका 1/2 आया है। तो क्या तीनों चीजें इक्वल आ गई, और अगर ये इक्वल आ गई तो सर ये कौन सा केस हो गया, इनफाइनाइट मेनी वाला केस हो गया। क्या बात समझ में आ गई। हाँ तो अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो और देख लो यहाँ पे, सो दैट लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 12 हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो यही तो दिखाना है नो सॉल्यूशन। तो पहले मैंने यही कहा था a1 अपॉन a2 चेक करना है आपको, क्या आएगा 2/4, और ये बन जाएगा आपका 1/2। अब b1 अपॉन b2 की बारी आई है, b1 कितना है 3 और b2 कितना है 6, कैंसिल करेंगे 1/2।
क्या A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल आया है? देखो लास्ट से समझ में आ गया। अगर ये इक्वल आए तो C1 अपॉन C2 चेक करेंगे, और अगर इक्वल ना आए तो यही कहानी खत्म हो जाती। चलो इक्वल आया है सर, तो C1 अपॉन C2 को भी चेक कर लें। तो C1 मेरा कितना है 8 और C2 मेरा कितना है 12। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। क्या 1/2 2/3 के इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सर अगर इक्वल नहीं आया है, इसका मतलब जो ये वाला केस है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, नो सॉल्यूशन का केस है, क्योंकि लाइनें यहाँ पे कैसी हैं पैरेलल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।